आप सभी का स्वागत है। आप लोग जीएस की क्लास में हैं इस समय, और इस जीएस की क्लास में जो बातें हो रही हैं उसमें आपका 3 विषय एक साथ चल रहा है। अभी इतिहास चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, राज्य व्यवस्था चल रही है, ज्योग्राफी भी जल्दी ही शुरू होगी। तो हम लोग थोड़ी सी बात आज उसी जो कल बात कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा लें। कल जो बातें हो रही थी उसमें हम लोगों ने देखा कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं की बातें हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्रमुख विशेषताएं थी, उनकी जो प्रमुख लक्ष्य थे, जो उद्देश्य थे, और भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की जो अपनी यूनिक विशेषता थी उनको देखा गया था। इसी क्रम में हम लोग थोड़ी सी 2-4 तथ्य और हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही सबसे पहले समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को शामिल किया गया था। ये बात हम लोगों ने देखी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या शामिल किया गया था? समावेशी विकास को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था। और 12वीं में इसे समावेशी विकास के उद्देश्य को यथावत रखा गया, और साथ में और क्या जोड़ा गया? इसमें एक कॉन्सेप्ट और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया सतत और तीव्र समावेशी विकास और तीव्रतर समावेशी विकास। समावेशी विकास तो यहां 12वीं पंचवर्षीय योजना में सततता को भी सतत विकास। सतत विकास का मतलब यह है कि विकास का वह मॉडल अपनाया जाए, यानी इस तरह से विकास किया जाए कि हमारे आने वाली नई पीढ़ी को भी संसाधन उपलब्ध हो सकें। सभी संसाधनों का सिर्फ यह पीढ़ी ही दोहन न कर ले, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपने कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयला को क्या करें? सभी कोयला हम ही लोग यूज कर लें तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? पेड़ों का प्रयोग हम ही लोग कर लें, आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? तो विकास का मॉडल इस तरह से तैयार किया जाए कि ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ये अगर हम कुछ प्रयोग करते हैं तो फिर आगे वो उतने उत्पन्न भी हो सके। इस तरह का मॉडल विकसित करना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, तो हमें अन्य पेड़ दूसरी जगह लगा देने चाहिए। तो सतत विकास का मूल उद्देश्य यह है, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित यह रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में हम लोगों ने देखा कि किस पंचवर्षीय योजना ने कितना ग्रोथ रेट प्राप्त किया। सर्वाधिक ग्रोथ रेट जिस पंचवर्षीय योजना में मिला था वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7.8% का ग्रोथ रेट यहाँ प्राप्त हुआ था। हालांकि यह अपने लक्ष्य से, इसका लक्ष्य 9% था, लक्ष्य से कम प्राप्त की, लेकिन सर्वाधिक ग्रोथ रेट यहाँ मिला था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने देखा था कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने क्या कहा था कि यह हिंदू ग्रोथ रेट, उस समय की जो औसत ग्रोथ रेट थी वह 3 से 3.5% की थी, तो उसे उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट की संज्ञा दी थी। उसी को अरुण शौरी ने समाजवादी ग्रोथ रेट की संज्ञा दी थी। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ा सा तेजी से ग्रोथ करने लगी, जिसमें आपने देखा 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखा। 9वीं में तो हालांकि वो कम रही, लेकिन 8वीं में आपकी 6.68% तक की ग्रोथ रेट मिली। तो यहाँ हमारी ग्रोथ रेट अब 6-7-8% के आसपास जाने लगी। 12वीं की ग्रोथ रेट हालांकि कम रही, 6.7% ही मानी जा रही है। अब इन पंचवर्षीय योजनाओं में किस सेक्टर का कितना ग्रोथ रेट रहा? तो अगर कृषि सेक्टर को देखें तो कृषि सेक्टर की सर्वाधिक ग्रोथ रेट, कृषि क्षेत्र की सर्वाधिक ग्रोथ रेट किस योजना में रही? 8वीं योजना में सर्वाधिक ग्रोथ रेट रही। ये लगभग 4.6% के ऊपर ग्रोथ रेट है कृषि की।
और कृषि की ग्रोथ रेट 4%, 12वीं में भी 4% मानी गई, लक्ष्य माना गया कि 4% हम प्राप्त कर लें। तो कृषि की एक अच्छी ग्रोथ रेट हमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में मिली थी। और कृषि क्षेत्र की सबसे कम ग्रोथ रेट कब रही? सबसे कम ग्रोथ रेट कृषि क्षेत्र की जो रही वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में रही, निगेटिव रही। तीसरी में निगेटिव ग्रोथ रेट थी। ऐसे ही उद्योग सेक्टर को देखें तो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रोथ रेट आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखी गई, 10वीं योजना में देखी गई। और उद्योग क्षेत्र की सबसे कम ग्रोथ रेट, उद्योग क्षेत्र में सबसे कम ग्रोथ रेट आपको मिली, वो आपकी 1990 से 92 के बीच जो 2 वार्षिक योजनाएं हैं उस बीच उद्योग सेक्टर की सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। पहली से तीसरी तक की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें जो विकास मॉडल था वह यह ट्रिकल डाउन थ्योरी के सिद्धांत पर है। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब है कि नीचे की तरफ यहाँ अगर विकास हो रहा है तो ये झरने की तरफ छन के निचला जो उपेक्षित वर्ग है या निम्न वर्ग है इस तक यह विकास पहुंचेगा धीरे धीरे। इससे ये धीरे धीरे पहुंचने से बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं हो सकती, लेकिन उस समय ये माना गया कि हमारी ग्रोथ रेट अगर तेज रहती है, ग्रोथ रेट अगर हम बढ़ा लेते हैं तो अपने आप बेरोजगारी और गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वह भ्रम टूट गया। जब वह भ्रम टूटा तब गरीबी और बेरोजगारी पर सीधा प्रहार किया जाने लगा। उसकी बात अभी होगी। इस पंचवर्षीय योजनाओं में किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने वाली जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना ने ही अपने ग्रोथ रेट को प्राप्त किया था। आपने देखा था प्रथम पंचवर्षीय योजना ने अपना ग्रोथ रेट प्राप्त किया था। वैसे ही आप देखें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ये योजनाएं, सातवीं तो हालांकि नहीं प्राप्त कर रही है, पांचवी, छठवीं, आठवीं योजनाएं भी अपने ग्रोथ रेट को प्राप्त की हुई हैं। अब आज हम लोगों को जो टॉपिक, ये पंचवर्षीय योजनाओं संबंधी कुछ तथ्य थे जो कि पूछे जा सकते हैं, उसकी चर्चा हमने की। आज हम लोग गरीबी और बेरोजगारी संबंधी यानी इनको दूर करने संबंधी योजनाओं की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा तीसरी पंचवर्षीय योजना तक यह कॉन्सेप्ट रहा कि अगर ग्रोथ रेट हमारा बढ़ता है तो धीरे धीरे वह उसका कुछ भाग नीचे छन के आएगा और धीरे धीरे बेरोजगारी और गरीबी दूर हो जाएगी। औद्योगिकरण होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होंगी, उसमें रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से बेरोजगारी पर भी लगाम लग जाएगा। अगर बेरोजगारी पर लगाम लग जाता है तो गरीबी ऐसे ही दूर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन देखा गया कि बेरोजगारों की फौज और जुड़ती जा रही थी हर पंचवर्षीय योजना में। तब अब सीधे बेरोजगारी पर प्रहार करने की बात शुरू हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपने देखा उसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। छठवीं पंचवर्षीय का जो उद्देश्य था वह था क्या? गरीबी उन्मूलन और रोजगार प्राप्ति। तो बेरोजगारी और जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं को ऐसे देख लीजिए। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में राष्ट्रीय सेवा प्रसार योजना, राष्ट्रीय सेवा प्रसार योजना बनी। ऐसे ही आपकी 1960-61 में सघन
कृषि जिला विकास योजना बनी। ऐसे ही 1964-65 में आपकी सघन कृषि या फसल क्षेत्र विकास योजना बनी। इसको और विस्तारित किया गया कुछ जिलों के आगे, ये कुछ जिलों में ही थी, इसे और विस्तार दिया गया। ऐसे ही आपका 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना हुई। वैसे ही आप 1972 में देखें तो ब्याज विभेदीकरण योजना, ब्याज दर विभेदीकरण योजना चली। विभेदीकरण योजना 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास योजना चलाई गई। 1978-77-78 में मरुस्थलीय क्षेत्र विकास योजना चली। इसी समय आप देखते हैं 1974-75 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला। तो ये सब प्रोग्राम्स चले थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गांव के लोगों को एक साथ जोड़कर गांव के विकास को ध्येय बनाया गया था। यह योजना अपने सही रूप में नहीं चल पाई, इसलिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया इसकी जांच करने के लिए कि ये क्यों नहीं अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई। तभी बलवंत राय मेहता ने इसकी जांच में कहा कि नौकरशाही इसके आड़े आ गई, यानी गांव के लोगों ने इसमें रुचि नहीं ली या नौकरशाही ने उन्हें भागीदार नहीं बनाया, इसीलिए उन्होंने पंचायती राज की संस्तुति कर डाली। राष्ट्रीय सेवा प्रसार में भी विभिन्न सेवाओं के प्रसार की बात कही गई थी। कृषि सघन कृषि जिला विकास योजना में कुछ जिलों को चुना गया था। इसकी बात, इन दोनों की बात कृषि में डिटेल से की जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपकी 66 में फिर प्रथम हरित क्रांति आ जाती है। 69 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई, गांवों में विद्युत पहुंचाने के कार्य को लेके। और ब्याज दर विभेदीकरण योजना में जो उपेक्षित वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, उन्हें अपने विभिन्न कार्यों के लिए ब्याज जो दिया जाता है बैंकों द्वारा, उन्हें कुछ कम दर पर ब्याज दिया जाए। 4% दर पर उन्हें ऋण, 4% ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था इसमें की गई। सूखा प्रवण क्षेत्र, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र थे, उनके विकास के लिए यह योजना चली। मरुस्थलीय क्षेत्र विकास योजना, मरुस्थलीकरण का विस्तार न हो और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए इस योजना को चलाया गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को का कैसे पूरा लाभ लिया जा सके, उससे संबंधित यह योजना थी। और इसमें जो नालियां बनाना, सड़क बनाना, बाजार डेवलप करना, कई कार्य इस कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में थे। यह बाद में आपके चल के 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो त्वरित सिंचाई योजना बनी उसके साथ मिल गई, और अभी आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इसको मिला दिया गया है। दो तरह की रोजगार संबंधी, दो तरह से रोजगार दिया जा सकता है। एक मजदूरी दिया जाए, इससे रोजगार प्राप्त हो, और दूसरा स्वरोजगार दिया जाए। ये दो कॉन्सेप्ट हैं रोजगार देने के। एक, लोगों को स्वरोजगार दिया जाए, और एक, कुछ कार्य किए जाएं जिसमें लोगों को मजदूरी मिल सके। इससे संबंधित जो योजना शुरू की गई पहली बार, वो आपकी IRDP 1980 में यह योजना शुरू हुई।
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया। हालांकि यह जब शुरू किया गया तो पहले से जो कुछ योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को इसके साथ मिला दिया गया। अब वो योजनाएं कौन सी चल रही थी? कृषक विकास एजेंसी, लघु कृषक विकास एजेंसी, 72-73 से ये योजना चल रही थी। साथ में इसके साथ सूखा प्रवण क्षेत्र को जोड़ा गया। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो आपने देखा 1973-74 से जो चल रही थी। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जिसको आपने देखा 1977-78 से जो चल रही थी, उसको 77-78 से चल रही थी। साथ में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको आपने देखा कि 74-75 से चल रही थी। इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़कर कौन सी योजना बनाई गई? इन सभी चारों योजनाओं को एक साथ जोड़कर जो योजना बनाई गई वह आपकी है IRDP 1980 में। ये इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़कर IRDP को बनाया गया। ठीक, अब इसके बाद जो योजना चली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, यह भी स्वरोजगार से ही संबंधित है। ग्राम स्वरोजगार योजना चली आपकी 1999 में। अब इस योजना को इसको मिलाया गया, IRDP को मिलाया गया। इस योजना में IRDP को लाया गया। यहाँ यह योजना किन योजनाओं से मिलकर बनी? एक तो IRDP जो 1980 से चल रही थी, तो IRDP डवाकरा, ट्राइसेम, सिट्रा, 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख मिलेनियम वेल योजना और आपकी गंगा कल्याण योजना JKY। इन 6 योजनाओं को मिलाकर कौन सी योजना बनी? इन 6 योजनाओं को मिलाकर जो योजना बनी वो आपकी है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SJGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में जो बनी वह इन 6 योजनाओं को, पहले से IRDP चल रही थी, पहले से 1982 से डवाकरा चल रही थी, ट्राइसेम आपका 1979 से चल रहा था, वैसे ही सिट्रा चल रहा था 1983 से, ये भी चल रहा था 1997-98 में इसको शुरू किया गया था। तो ये सारी योजनाएं मिलकर 6 योजनाएं मिलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनी। यानी पहले की जो स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं थी ये सभी स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं हैं। IRDP को, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को आप देख ही चुके। डवाकरा जो थी रूरल एरिया में वोमेन एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। रूरल एरिया वोमेन चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम। यहाँ महिलाओं पर जोर दिया जाता था, महिलाओं के स्वरोजगार की व्यवस्था यहाँ की जाती थी। वैसे ही ट्राइसेम जो है, ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षण करने संबंधी ये कार्यक्रम ट्राइसेम है जो कि 79 से ही चल रहा था। सिट्रा जो कार्यक्रम है ग्रामीण दस्तकारों को किट औजार उपलब्ध कराने वाला ये कार्यक्रम था, तो ये भी स्वरोजगार से ही संबंधित है। 10 लाख मिलेनियम योजना, 10 लाख कुआं योजना, यानी 10 लाख कुआं बनाना था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। उस सिंचाई से क्या होता? किसान स्वरोजगारी होता। और JKY योजना ये भूमिगत जल से संबंधित योजना थी।
यह भी स्वरोजगार से ही अप्रत्यक्ष रूप से यह भी योजना है। तो इन सभी योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बना दिया गया। अब इस योजना को क्या किया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 2011 में नेशनल लाइवलीहुड प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में इसे तैयार किया गया। आजीविका मिशन के रूप में इसे जाना गया। लाइवलीहुड प्रोग्राम बन गया ग्रामीण स्वरोजगार के लिए। अब यही 2015 में क्या बन गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो ये जो जितनी स्वरोजगार योजनाएं आपको दिख रही हैं यहां से लेकर यहां तक एक क्रम में मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि बस ऐसे ना करिए। पढ़ना वो भी एग्जाम व्यू से पढ़ना, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और आप जॉब पाल लें उसके बाद ज्ञान के लिए पढ़ते रहें। मैं भी कई बार सोचता हूं कि ढेर सारी चीजें पढूं, नहीं पढ़ पाता हूं, तो वो ललक बनी रहेगी। लेकिन इस समय अभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बन गया, यहां से लोगों को आजीविका मिलेगा। अब यहां किया क्या जा रहा है, यहां जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनी, तो यहां मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि 2024-25 तक सभी लोगों को, गांव जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल देना है। और यह कहा गया इसमें, जब आपका 2011 में जब ये आई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो यहाँ कहा गया कि 2024-25 में सबको गरीबी रेखा से बाहर निकाल देना है। और ये प्रयास करना है कि 6 से 8 वर्ष में जो भी गरीब परिवार हैं उनका एक सदस्य, विशेषकर महिला सदस्य, स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाए। इस जो योजना है स्वरोजगार संबंधी, ये जो योजनाएं हैं इनका मुख्य मकसद ये है कि लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करा देना। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया, उससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि वो अपनी बचत कर सकती हैं, वो बचत बैंक के रूप में भी कार्य करते हैं। और सभी महिलाएं, अगर 10 महिलाएं हैं, रोज 10-10 रुपये बचाती हैं तो 100 रुपये उस ग्रुप की बचत होती है। मान लीजिए तीसरे चौथे दिन किसी महिला को 200 रुपये की आवश्यकता हुई तो उस ग्रुप से वो ले सकती है, फिर दे सकती है। तो इस तरह से उनका कार्य चलता रहेगा और उन्हें रोजगार भी मिलता रहेगा। तो यहाँ ये प्रयास किया गया 24-25 तक गरीबी रेखा से सबको बाहर कर दिया जाए। यहाँ जो ऋण उपलब्ध कराए जाते थे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में, तो उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता था उसमें आपके 50% सब्सिडी दी जाती थी। और सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है। रुपया में वो 10,000 है। या तो 50% कोई भी स्वरोजगार करने के लिए आप ऋण लेते हैं तो उसका 50% सब्सिडी के रूप में मिलेगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का ऋण लिया तो उसमें 50% सब्सिडी के रूप में मिल रहा है। लेकिन एक सीमा और है, 10,000 या 50% या 10,000 जो कम हो, तो यहाँ 50% अधिक हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी 10,000 की सीमा ही लागू रहेगी। सामान्य वर्ग के लिए ये 30% की सीमा थी और अधिकतम 7500 रुपया। अगर किसी स्वयं सहायता समूह को ऋण लेना है तो उसको भी 50% सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम सीमा उसकी 1.25 लाख रुपये है। ठीक, तो इस माध्यम से यहाँ स्वरोजगार दिया जा रहा है। तो ये स्वरोजगार संबंधी योजनाएं हैं। स्वरोजगार संबंधी योजनाओं में IRDP 1980 इतनी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई। इसी योजना IRDP के साथ अन्य योजनाएं, अन्य 5 योजनाएं मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 बनाई गई। और इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया। और इसमें
तीन क्षेत्र एक साथ कार्य कर रहे हैं, सरकार, स्थानीय संस्थाएं यानी जो ग्राम पंचायत आदि हैं, और जो एनजीओज हैं, जो एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रशिक्षण आदि में यहाँ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी इसको जोड़ दिया गया है। ठीक, अब मजदूरी संबंधी जो योजनाएं हैं, मजदूरी संबंधी जो योजनाएं हैं उसमें हम लोग देखें तो एक योजना शुरू की गई थी 1977 में, काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना, सबसे पहले काम के बदले अनाज योजना इसी 1977 में शुरू की गई थी। बाद में 2004 में भी एक योजना चली काम के बदले अनाज योजना, लेकिन यह योजना आपकी 1977 में शुरू की गई थी। 1980 में एक योजना चली NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इस काम के बदले अनाज योजना को क्या किया गया, इस काम के बदले अनाज योजना जो 77 में चलाई गई थी, इसे पुनर्गठित करके NREP बना दिया गया। 1980 से ये NREP के रूप में कार्य कर रही है। 1983 में एक योजना आई RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ग्रामीण जो भूमिहीन हैं उनको रोजगार देने का ये गारंटी प्रोग्राम है। ठीक, तो 83 में यह योजना चली। इस योजना को NREP जो चल रही थी और RLEGP, इन दोनों को मिला के एक योजना बनाई गई। कब? 1989 में, जिसका नाम है JRY, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना में इन दोनों योजनाओं को NREP और RLEGP दोनों को मिला दिया गया और उसे नाम दिया गया जवाहर रोजगार योजना। 1989 में शुरू हुई। इसी RLEGP में 1985-86 में किसे जोड़ा गया था? इंदिरा आवास योजना को। इंदिरा आवास योजना को इसी योजना के साथ जोड़ दिया गया था, यानी RLEGP के एक पार्ट के रूप में, एक अंग के रूप में इंदिरा आवास योजना कार्य कर रही थी। जब RLEGP JRY बन गया तब इंदिरा आवास फिर यहाँ आ गया, JRY के साथ ही कार्य करने लगा। 89 में इंदिरा आवास JRY के साथ आ गया। बाद में 1996 में इंदिरा आवास को JRY से अलग कर दिया गया और इंदिरा आवास योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में संचालित किया गया। तो JRY आपकी 1989 में बनी। अब इसको 1999 में एक रूप दिया जा रहा है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 इस रूप में आ गई। अब JRY को यह रूप दे दिया गया। JRY जब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में आ गई, अब सभी रोजगार संबंधी, मजदूरी संबंधी जो योजनाएं हैं वो आपकी यहां आ गई JGSY में। ठीक, तो 1999 में ये JGSY बन गया। फिर आगे चलकर इसको 2001 में संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना का रूप दिया गया। इसको क्या कहा गया? 2001 में किस रूप में आया? संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना के रूप में यह 2001 में आया। अब 2004 में एक योजना चली
काम के बदले अनाज योजना 1977 में काम के बदले अनाज योजना चल चुकी है। अब 2004 में फिर काम के बदले अनाज योजना चली। काम के बदले अनाज योजना, यह जो योजना है 2005 में क्या हुआ, 2005 में एक अधिनियम पारित हुआ। वह अधिनियम है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह पारित हुआ और इसे क्रियान्वित किया गया 2006 में। 2006 से नरेगा, जिसे आप कहते हैं नरेगा, चालू हुआ। फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश से इसका उद्घाटन हुआ। उस समय 2006 में सिर्फ इसमें 200 जिले शामिल किए गए थे। 200 देश के 200 जिलों में यह 2006 में लागू किया गया। 2007 में हुआ इसमें, 2007 में और 130 जिले जोड़ दिए गए, यानी 2007 में 330 जिले हो गए। और 2008 में यह पूरे देश में अन्य जितने जिले बचे थे, आपके लगभग 650 तो जिले हैं, तो अन्य सभी जिलों में यह लागू कर दिया गया। 2008 से ये सभी जिलों में लागू हो गया। यह जो योजना बनी थी, एक योजना आपकी EAS 1993 से चल रही थी, एम्प्लॉयमेंट आश्वासन योजना, रोजगार आश्वासन योजना, एश्योरेंस योजना, रोजगार आश्वासन योजना, आश्वासन योजना। यह मुख्यतः सूखा प्रवण क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए योजना चलाई गई थी और 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती थी। तो यह भी मजदूरी संबंधी योजना है, यह भी मजदूरी संबंधी योजना है, और काम के बदले अनाज योजना तो आपकी है ही। ठीक, तो यहां क्या किया गया, इसको मिला के इसको बना दिया गया। ये दोनों मिलके आपके ये बन गए थे, और इसको और काम के बदले अनाज योजना को किस में मिला दिया गया, नरेगा में मिला दिया गया। और इसी नरेगा को 2009 में नाम दिया गया क्या, मनरेगा। मनरेगा, इसी को 2009 में मनरेगा नाम दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तो आप मजदूरी संबंधी सभी योजनाओं को आप देख रहे हैं, काम के बदले अनाज योजना से शुरू हुआ था और आपके NREP, JRY और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना से होते हुए यह मनरेगा तक चलाया। ठीक, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे मनरेगा की। मनरेगा की, मनरेगा की आप बात देख चुके। 2006 से ये किस नाम से शुरू हुआ, नरेगा नाम से शुरू हुआ। 2005 में इससे संबंधित क्या बना था, एक्ट बना था। पहले योजना है जिसमें गारंटी दी जा रही है, कानूनी गारंटी दी जा रही है रोजगार प्राप्त करने की। तो इसमें कानूनी गारंटी इस एक्ट के तहत 2005 में जो नरेगा एक्ट पारित हुआ उसके तहत दी गई। 2006 फरवरी से यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ पहले चरण में, यानी 2006 में सिर्फ देश के 200 जिलों में लागू हुआ। 2007 में 130 जिले और जोड़ दिए गए, यानी 330 जिलों में लागू हुआ, और 2008 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। और 2009 से इसे मनरेगा के रूप में जाना जाने लगा, नाम इसका मनरेगा कर दिया गया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक परिवार, इसमें परिवार शब्द यूज है, और इसमें पहली बात तो परिवार, और दूसरी बात किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। अन्य योजनाओं में जैसे दिखता है कि महिला, हालांकि सिर्फ महिला का आरक्षण है, इसमें अन्य किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति, यानी देश के सभी वर्गों के लोग यहाँ से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अगर वो रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो प्रत्येक परिवार को क्या गारंटी दी गई है, 100 दिन का अकुशल रोजगार, अकुशल रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर कोई इच्छुक है, एक परिवार में अगर 3 लोग हैं तो 3 लोग मिलकर 100 दिन रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक ही व्यक्ति है तो वही 100 दिन रोजगार मांग सकता है। तो यहाँ
उसको क्या करना पड़ेगा? इस 100 दिन के रोजगार के लिए जॉब कार्ड बनवाना है। वह जॉब कार्ड कहाँ से बनेगा? पंचायत से बनेगा। पंचायत स्तर पर यह क्रियान्वित होगी। यहाँ जब जॉब कार्ड बनवा लेगा तो इस जॉब कार्ड बनवाने के 15 दिन के अंदर उसे रोजगार मिलना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तब ऐसी दशा में वह भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। यह भत्ता जो मजदूरी निर्धारित है उसका कम से कम 1/3 भाग होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक। अब ये कहा गया कि कार्य कहाँ मिलेगा? तो उसके जो निवास स्थान है उससे 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य मिलना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कार्य उससे दूर हो, तो 5 किलोमीटर से दूर अगर कार्य मिलेगा तो उसे भत्ता मिलेगा, यात्रा भत्ता भी मिलेगा। तो अगर 5 किलोमीटर से दूर अगर कार्य मिलता है तो यहाँ भी उसे अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इसकी जो मजदूरी दर है, मजदूरी दर को 2011 में मजदूरी दर को 2011 में उपभोक्ता सूचकांक से जोड़ दिया गया। यानी उपभोक्ता सूचकांक से 2011 में इसे जोड़ दिया गया। जैसे जैसे उपभोक्ता सूचकांक ऊपर उठेगा वैसे वैसे मजदूरी भी बढ़ेगी। मजदूरी वर्तमान में जो निश्चित की गई वो 202 रुपये मजदूरी है मनरेगा की। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? जॉब कार्ड से गारंटी मिल रही है 15 दिन के अंदर आपको रोजगार मिलना चाहिए। वर्ष में 365 दिन में 100 दिन का रोजगार एक परिवार को मिलना चाहिए। कम से कम इसमें 33% रोज मजदूरी महिलाओं को मिलनी चाहिए। 33% इसमें योगदान महिलाओं का होना चाहिए। अगर किसी महिला का छोटा बच्चा है, उसके लालन पालन की समस्या है, तो वैसे में इसमें प्रावधान किया गया है कि कार्यस्थल पर एक महिला उसकी देखरेख, उस बच्चे की देखरेख के लिए नियुक्त की जाएगी और कार्यस्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य किट भी रखा जाएगा तथा पेयजल की व्यवस्था भी करनी होगी। ठीक। 2012 में मिहिर सेन कमेटी का गठन किया गया कि मनरेगा में और क्या क्या किया जा सकता है। तो मिहिर सेन समिति जो संबंधित है वो आपकी मनरेगा में सुधार के सुझाव से संबंधित है। 2012 में यह कमेटी गठित की गई थी। मनरेगा को और विस्तारित करने के लिए इसने सुझाव दिया था कि और कौन कौन से क्षेत्र में रोजगार दिया जा सकता है। तो इसमें स्वच्छता कार्यक्रम को जोड़ दिया गया है, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, और आपका ICDS प्रोग्राम, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना जो आंगनबाड़ी केंद्रों से संचालित होती है, इस योजना को भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अगर शौचालय बनवाने हैं तो मनरेगा के मजदूर उसमें लगाए जा सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में अगर भवन आदि बनवाना है तो यहाँ भी मनरेगा के तहत लोगों को, मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती है। ठीक। 2016 में क्या किया गया? इसमें भ्रष्टाचार देखा गया कि लोग जो है कार्य के बदले बिना कार्य किए ही पैसा मिल जाता था उन्हें। तो 2016 से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम यहाँ लागू की गई। यानी अब इसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया और खाते में सीधे उसके पैसा जाएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के साथ इसको जोड़ दिया गया। तो ये आपका मनरेगा है। आगे अन्य जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को भी देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।